गुड मॉर्निंग क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पॉलिटी के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले पॉलिटी के ऊपर 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप जो पहले के पार्ट्स हैं उनको देखें, तभी आप इस पार्ट्स को देखें। नहीं तो आपको चीज़ें समझ नहीं जाएंगी कि क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जितने भी अभी तक हमारे पार्ट्स हुए हैं वो आपस में कनेक्टेड है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तभी आप सेकंड समझ पाओगे, सेकंड देखोगे तभी आप थर्ड समझ पाओगे। क्लियर है? तो अभी के इस टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। देखो, इससे पहले जो हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है इंडियन पॉलिटी, जिसको हम बोलते हैं भारतीय राज व्यवस्था। जो कि भारतीय राज व्यवस्था है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? भारतीय संविधान में। तो संविधान क्या था वो भी हमने बढ़िया से समझा। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार के लिए कायदे कानून बना के रखे हैं। जब भी कोई सरकार आती है तो उसे संविधान को पढ़ के ही यहाँ पे कामकाज करना रहता है। अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी कामकाज नहीं करता है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमने क्या देखा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा पूरा सब्जेक्ट है। क्लियर है? और उसको हमें पढ़ना है तो उसके बारे में हमें शुरुआत से पता करना जरूरी था कि ये संविधान की विचारधारा हमारे में आई कहाँ से, संविधान बना कहाँ से। तो उसी के लिए हमारा जो पार्ट नंबर 2 था उसका टॉपिक बनाया था भारतीय संविधान का इतिहास। तो वो पार्ट नंबर फर्स्ट था और इसमें अब हम बात करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। क्लियर है? और लेक्चर नंबर है ये आपके पास 3। तो देखो, हमने क्या यहाँ पे देखा था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो शुरुआत है वो लगभग 1600 ईस्वी से देखने को मिलती है। ये हमारे संविधान के विशेषज्ञों का कहना है। बात क्लियर थी? कैसे था वो हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था। इसके पहले जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए भारत भेजा गया था एक रिटन डॉक्यूमेंट के तहत। और वो डॉक्यूमेंट किसके द्वारा दिया गया था? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। इतनी चीजें सबने देखी। उसके बाद हमने 1726 में देखा कि किस तरह से उनको अधिकार दिए जा रहे थे इंडिया में। इसमें क्या हुआ था कि जो आपके पास ब्रिटिश लोग थे वो अपने आप को व्यापारिक स्तर से तो मजबूत कर ही पाए थे, पर अब वो राजनीतिक गतिविधियों में भी अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। उन्हीं की पकड़ बनाने के लिए उनको कानून व्यवस्था बनाने के लिए बीओडी का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है? तो मतलब फिर उन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने 1726 के चार्टर में वहां के जो 3 प्रेसिडेंसियां थी और वहां पे जो गवर्नर थे उनको अधिकार दे दिए कि आप छोटे छोटे कानून बना सकते हो। ये चीज पढ़ ली थी। उसके बाद हमने एक देखा 1773 का जो आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसको हमने पढ़ा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हमें क्या चीज देखने को मिली कि यहाँ पे जो 2 महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक युद्ध हुए थे 1757 और 1764 वाला, उसके कारण यहाँ पे भारत में अब पूर्ण रूप से ब्रिटिश लोगों का दबदबा बन चुका था और ब्रिटिशों को टक्कर देने वाला भारत में कोई बचा नहीं था। फिर ब्रिटिश लोगों में से जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ ऐसे यहाँ पे कानून बना दिए जिसके तहत जो भारत का निचला वर्ग था, मतलब किसान लोग थे, उनके साथ अत्यधिक शोषण हुआ। जब अत्यधिक शोषण होता है तो उसके बाद वो आत्महत्या जैसे जो काम है वो उनको अंजाम देते हैं भारतीयों। उससे क्या होता है कि इनका जो खजाना था, ईस्ट इंडिया का जो खजाना था, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है। उसी गिरावट को पूरा करने के लिए इन्होंने 1773 में क्या करा था, एक सुधार किया, रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, जिससे उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया कोलकाता में 1774 में। 4 वहाँ के जजेस थे जिनमें से एक जो थे वो चीफ जस्टिस थे। क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरह से हमने चीज़ें पढ़ी। उसके बाद आपके पास एक पिट्स इंडिया एक्ट आपने पढ़ा था 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, हमने वहाँ पे देखा कि जो ब्रिटिश लोग थे वो इतना अपने आप को राजनीतिक स्तर पे आगे बढ़ा चुके थे कि उनको मॉनिटर करना सही माना ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी थी, जिसमें आपके पास कितने मेंबर थे, 6, प्लस
इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना करी। अगर भारतीयों को कोई दिक्कत आती किसी भी ब्रिटिश एम्प्लॉय या ऑफिसर से, तो वो आराम से अपना यहाँ पे मुकदमा चला सके। तो ये सारी चीज़ें आपने पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ ली थी भारतीय संविधान के इतिहास में। अब पार्ट नंबर 2 जो है उसमें कुछ और चार्टर आए, कुछ और आपके पास अधिकार पत्र आए ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से, वही हमें यहाँ पे देखते हैं। तो कंटिन्यू करें जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 1813 का चार्टर। 1813 का चार्टर मैंने पहले आपको समझाया है। चार्टर का मतलब होता है एक लिखित पत्र जिसमें कायदे कानून लिखे हुए होते थे, उसी को बोला जा रहा था यहाँ पे 1813 का चार्टर। इस चार्टर में क्या हुआ देखो, बोला गया यहाँ पे अब जो ब्रिटिश लोग थे अपने राजनीतिक स्तर को इतना मजबूत कर चुके थे या इतना मजबूत करने के उस पे आ चुके थे, मुकाम पे आ चुके थे कि उनको अब यहाँ पे क्लर्क जैसे जो पोस्ट हैं उनका निर्माण करना था। क्लियर है मेरी बात? जब यहाँ पे राजनीतिक स्तर से जो हमारे यहाँ पे राज करने आए थे ब्रिटिश लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब उनको क्या यहाँ पे चाहिए था, अलग अलग पोस्ट बनाने या अलग अलग जो पर्सन्स हैं उनको हायर करने के लिए एक पोस्ट बना दी गई थी क्लर्क। क्योंकि भाई जब एक छोटा एरिया उनके पास था तो उसको संभालने में दिक्कतें नहीं थी। अब ये पूरे भारत के ऊपर अपनी पकड़ बना चुके थे, तो भारत को संभालना है तो उसके लिए क्या अलग अलग पोस्ट भी बनाने पड़ेगी, अलग अलग जिम्मेदारियां देने पड़ेगी। तो वहाँ पे क्लर्क जैसी पोस्टों का बनाना उन्होंने आरंभ किया। तो यहाँ पे 1813 के चार्टर में उन्हें ये फ्रीडम दे दी गई कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जो पोस्ट हैं उनका निर्माण कर सकते हो, जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो पकड़ है वो और भी मजबूत होती चली जाए। क्लियर है चीज़ें? अब देखो 1813 के चार्टर में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक आपके पास एक अधिनियम आया था यहाँ पे, वुड डिस्पैच एक्ट। क्लियर है? या वुड डिस्पैच जिसको आप जानते हो, एक शिक्षा संबंधी सुधार किया गया। शिक्षा संबंधी सुधार किया गया। भैया देखो अब हो क्या रहा था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को सही तरीके से रन करना है तो उसके लिए एम्प्लॉय भी चाहिए थे। अब एम्प्लॉय वो ब्रिटेन से मंगवाते तो खर्चा ज़्यादा हो जाता, क्योंकि ब्रिटेन को भी तो संभालना था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना भारतीयों को ही यहाँ पे तैयार किया जाए और अपने काम को पूरा किया जाए। तो उन्होंने इसी उद्देश्य से भारत की शिक्षा जो एक शिक्षा की जो एक क्षेत्र है, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा विकास करना आरंभ किया। और यहाँ पे इस वुड डिस्पैच के तहत उन्होंने क्या किया था, भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख का बजट दिया। क्लियर है कि हम भारत को शिक्षित करेंगे और यहाँ से ही कुछ जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको तैयार करके अपना कामकाज करेंगे। क्लियर है? तो ये भी सारे काम एक लिखित जो आपके पास एक परमिशंस आई, क्लियर है, रिटर्न जो परमिशंस आई 1813 के चार्टर में, उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा था। कहानी समझ आ रही है? नेक्स्ट देखो, अब टाइम बीतता चला गया। अब हमारे पास 1833 के आसपास का टाइम आ चुका था। 1833 में एक और चार्टर आया। 1833 में एक और चार्टर आया, 1833 का चार्टर। क्लियर है? देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ये तो सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे? भैया मैं आपको समझाने की कोशिश करवा रहा हूँ कि भैया जो हमारा संविधान है ना, संविधान बना पर उसके पीछे क्या लॉजिक था, भारतीयों के दिमाग में कैसे बात आई कि संविधान होना चाहिए, कैसे आई? क्योंकि ये सारे कैसे काम कर रहे थे ना, जो ब्रिटिश हमारे ऊपर काम कर रहा था वो प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कर रहा था, और वो सबसे सही तरीका माना जा रहा था भारतीयों के अनुसार भी। तो वही हम देख रहे हैं कि उनका तरीका क्या था। उसी तरीके को देखते देखते हम लास्ट में पहुंच जाएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में, और उसके बाद जो हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अपना चरम सीमा पे आ जाएगा। क्लियर है चीजें? हाँ, तो चलो जी 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर में एक नया पद बनाया गया या एक नई पोस्ट बनाई गई। जो नई पोस्ट थी वो क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। पहले क्या था यहाँ पे देखो, पहले तो आपके पास यहाँ पे क्या था,
जो बंगाल था, बंगाल के लिए गवर्नर जनरल था। मतलब पूरे भारत में जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोगों का जो सबसे हेड था वो बंगाल में बैठा हुआ करता था। पर अब टाइम कौन सा चल रहा है, 1833 का। सारे युद्ध वगैरह इन्होंने जीत लिए थे, पूरे भारत के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। क्लियर है। तो अब इन्होंने क्या करा, उस पोस्ट को बढ़ा के या उस पोस्ट को एक बड़ा बना दिया और वहां पे एक पोस्ट बना दी गई भारत का गवर्नर जनरल। क्या बोला गया, भारत का गवर्नर जनरल। क्लियर है चीजें। इस गवर्नर जनरल के पास मैक्सिमम पावर दे दी गई कि अब जो आपके पास बीओडी का काम था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था ना, वो बिल्कुल ही कम कर दिया गया था। बस उनको बस एक रिपोर्ट देनी होती थी लास्ट में कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं, और कुछ खास नहीं था। अगर कोई यहाँ पे कोई लॉ एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर्स डेवलप करने होते तो आराम से कौन कर पाता, भारत का गवर्नर जनरल कर पाता। इसी तरह से काम चल रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक ब्रिटिश लोग अपने फायदे के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे, फिर भी भारत के गवर्नर जनरल के कामों से हमें यहाँ पे एक तरह से देखने को मिलता है कि भारत का गवर्नर जनरल इनडायरेक्टली यही चाहता था कि भारत पे शासन करने के लिए, भारत में काम करने के लिए कोई संविधान नाम का कोई पत्र होना चाहिए या कोई कानून होना चाहिए। क्लियर है। तो मतलब यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत का गवर्नर जनरल एक खुद ही एक ऐसा व्यक्ति बना जो ऐसा चाहता था कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। बात क्लियर है। चीजें बढ़ती चली जा रही थी ना यहाँ पे, मतलब उनकी पकड़, उनकी प्रॉपर्टी, उनका जो जितना भी व्यापार करने का तरीका था उसमें बदलाव हो रहे थे। क्लियर है। चीजें एकदम से घूम रही थी। तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिली कि जो भारत का गवर्नर जनरल था ऐसा चाहता था कि जो यहाँ पे कामकाज हो रहा है वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हो। रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कोई कानून बनाना पड़ेगा। कानून बनेगा तो उसी को क्या बोला जा रहा था, संविधान। चीजें क्लियर हो रही हैं। 1833 का चार्टर इस तरह से है। जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो इसको बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम पॉलिटी वाले सेशंस को देख रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये चीज जो वो सफिशिएंट है। चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ 1858 के अधिनियम के ऊपर। जी 1858 1858 की बात करी जा रही है। जो 1858 की बात करी जा रही है उसको नाम दिया जाता है भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। ये भी एक कानून बन के आया, कहां से, ब्रिटेन के गवर्नमेंट से। क्लियर है। तो अब देखो हुआ क्या, अगर मैं यहां पे 1857 लिखूं तो मे भी आपको बहुत सारी चीजें याद आ रही होंगी। 1857 में भारत की तरफ से पहली स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई आरंभ हुई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1857 की क्रांति। क्लियर है। क्योंकि यहां पे क्या हुआ था कि भारतीयों की तरफ से विरोध किया गया, ब्रिटिश लोगों का विरोध किया गया। क्लियर है। वो चाहते थे कि यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का दबदबा कम हो जाए और जो ब्रिटिश यहाँ पे अपनी एक पकड़ बनाते जा रहे हैं वो ढीली हो जाए। क्लियर है। पर यहाँ पे बोला जाता है 1857 की क्रांति इतनी भयानक थी, हर किसी को पता है इसके बारे में। अगर मैं 1857 की क्रांति की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिश जो एम्प्लॉय थे उनका यहाँ पे ये कहना था, अगर 1857 की क्रांति में अगर कुछ भारतीयों की तरफ से कोई विशेष एक लीडर रहता या कोई अच्छा लीडर रहता तो यहाँ पे ये जो क्रांति है उसमें भारत को सफलता मिल जाती। अगर भारत इसमें सफल हो जाता तो क्या होता, ब्रिटिश लोगों को वापस जाना पड़ता ना। पर यहाँ पे हुआ क्या था, 1857 की क्रांति के रिजल्ट क्या रहे थे, भारत को असफलता यहाँ पे देखने को मिले थे। क्लियर चीज है। अब ये चीज जब ब्रिटिश या ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास पहुंचती है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है यहाँ पे। वो कभी नहीं चाहता है, ब्रिटेन जो था वो कभी नहीं चाहता था कि नहीं इंडिया के ऊपर जो वो हुकूमत कर रहा है वो वहाँ से छूट जाए उनसे। क्लियर है। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक एक्ट बना के भेजा 1858 भारत सरकार अधिनियम। और इसके तहत क्या किया, जो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया।
कंपनी को वापस बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो सारी दिक्कतें आई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज से ही दिक्कतें आई कि वो भारतीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे ये दिन देखना पड़ा था। पर ब्रिटेन गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। अब हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया इस एक्ट के तहत। उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था उसको खत्म कर दिया गया और अब यहाँ पे एक नया पद स्टार्ट कर दिया गया था, एक नई पोस्ट बना दी गई थी, वो था भारत का वायसराय। क्या नाम था? भारत का वायसराय। क्लियर है? भारत का वायसराय। चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है। अब एक और नई पोस्ट बनाई थी, भारत का सचिव। क्लियर है? भारत का सचिव। दो नई पोस्टें बनाई गई, एक था भारत का वायसराय, एक था भारत का सचिव। ये जो भारत का सचिव था ना, ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट का एक एमपी था, या ब्रिटेन का एक एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। क्लियर है? अब यहां पे हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को यहां पे समाप्त किया और यहां पे क्राउन का शासन स्टार्ट कर दिया गया। क्राउन का शासन का मतलब होता है कि यहां पे अब डायरेक्ट जो वहां के लीडर हैं, लीडर कौन? वहां की महारानी, और उस टाइम कौन थे लीडर? महारानी विक्टोरिया। क्लियर है? तो यहां पे क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया के अंडर पूरा जो शासन था वो ब्रिटिश लोगों का इंडिया में कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। साथ में बहुत सारी जो आपके पास संस्था पहले बनी थी, बीओडी, बीओसी, इन सबको भी खत्म कर दिया गया। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब वापस बुला लिया गया? 1858 के अधिनियम के तहत। बीओडी को कब खत्म किया गया? बीओसी को कब खत्म किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत। भारत का पहला वायसराय किस अधिनियम के तहत बनाया गया? 1858 के तहत। भारत का सचिव, ये जो पोस्ट थी कब बनाई गई? 1858 के तहत। तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है। तो अब देखो यहां पे जब इस तरह से कामकाज चल रहा था तो आस्ता आस्ता भारतीयों को अपने टच में रखना स्टार्ट किया ब्रिटिश लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो अब ऐसा नहीं चाहता था कि जो टाइम हमने 1857 वाला देखा है वो कभी फ्यूचर में कभी इस तरह का कोई टाइम आए। क्लियर है? तो ये आपके पास 1858 का अधिनियम था। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाओ 1909 के अधिनियम में। 1909 का जो आपके पास अधिनियम था, जिसको हम बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार, लिख लो। 1909 का अधिनियम, एक और अधिनियम आया जिसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। क्लियर है? या सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे पर हम मेजर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले जो थे यहाँ पे, वो अभी जो हमने सचिव वाली एक पोस्ट पढ़ी ना, उसके ऊपर वो बैठे थे, है ना, मतलब ब्रिटेन के एमपी थे। क्लियर है? सचिव। अब मैं मिंटो की बात करूं तो यहां पे ये वायसराय के पद पे थे। किसके पद पे थे? वायसराय के पद पे थे। सही है? तो देखो यहां पे हुआ क्या, वायसराय के पद पे थे। हुआ क्या कि जो मार्ले और मिंटो थे उन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा सुधार की। क्यों ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ 1905 वाली जो डेट थी वो जा चुकी थी। 1905 में एक ऐतिहासिक घटना घटी। वो क्या थी? बंगाल का विभाजन। क्या था? बंगाल का विभाजन। सुना है ना आपने कि हिंदू और मुस्लिमों की एकता को यहाँ पे अलग कर दिया था किसने? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वो कब हुआ था? 1905 में। जो हमारा बंगाल है वो पहले उसी में ही आपके पास जो बांग्लादेश है वो आता था। अब यहाँ पे क्या किया गया कि बंगाल को अलग कर दिया गया। इस तरफ जो आपके पास बंगाल बचा उसको पश्चिम बंगाल बोला गया, इस तरफ जो आपके पास चला गया था उसको क्या बोला गया था? बांग्लादेश। क्लियर है? ठीक है ये चीज़ें। फिर अब इसी के चलते 1905 के इस घटना के चलते 1907 में आप पढ़ते कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। क्लियर है? जब कांग्रेस का विभाजन होता है तो उसके बाद आपके पास जो उग्रवादी विचारधारा वाले लोग थे वो सामने आ जाते हैं इस कांग्रेस में। उसमें वो बिल्कुल विरोध करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का। वो बिल्कुल इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनका बस एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश लोगों को यहां से भगाना है।
तो ब्रिटिश लोगों को भगाने की जो विचारधारा भारतीयों में आ जाती है, उसी में सुधार करने के लिए यहाँ पे कौन आ गया था? मार्लिमेंटो सुधार। उन्होंने कुछ सुधार किए, अहम सुधार किए। इसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग निर्वाचक क्षेत्र प्लस एक अलग मताधिकार यहाँ पे मिले। और यही आपके पास वो टाइम था जिस टाइम ऑफिशियली या एक बिल्कुल तरीके से आपके पास भारत में फूट डालो और शासन करो वाली नीति यहाँ पे ब्रिटिश लोगों के द्वारा अपनाई गई थी। इतनी चीजें समझ आ चुकी हैं। नेक्स्ट आ जाओ 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहां पे अगर मैं बात करूं, चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे, और मॉन्टेग्यू की बात करूं तो ये आपके पास वो भारतीय परिषद के सचिव थे। भारतीय परिषद की एक पोस्ट बनाई गई थी ना, क्लियर है? तो उसी के यहाँ पे आपके पास सचिव बने थे, वो कौन थे? मॉन्टेग्यू। और ये सचिव वाली पोस्ट कब बनाई गई थी? अभी हमने देखा ना 1858 में, क्लियर है? और ये क्यों बनाई गई थी? देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे दिन देखती है 1857 की क्रांति वाला। उसी के चलते ब्रिटेन गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं होता है। वो क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लेती है, एक नई पोस्ट बनाती है, वो था सचिव, है ना, जो कि ब्रिटेन का एमपी था। और यहाँ पे आपके पास ये जो था वो वायसराय था, और ऊपर सबसे ऊपर टॉप में कौन होता था? ब्रिटेन की महारानी, जो हेड था ब्रिटेन का, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता था? वायसराय जो काम कर रहा है उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ती थी, पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती थी इस सचिव को, और सचिव पूरी रिपोर्ट देता था किसको? महारानी विक्टोरिया को, या फिर जो यहाँ पे आपके पास हेड रहते थे, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आता है। इसके तहत यहाँ पे बहुत सारे सुधार किए जाते हैं, क्लियर है? पर मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया, ये वो टाइम चल पड़ा था जिस टाइम भारत बिल्कुल खिलाफ, है ना, भारत बिल्कुल खिलाफ था अंग्रेजों के, क्लियर है? ब्रिटिश लोगों के बिल्कुल खिलाफ खड़ा हो गया था कौन? भारत। चीजें से सही है ना? तो यहाँ पे उन्हीं सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ सुधार करे। प्लस जब ये पूरा अधिनियम आया तो इस अधिनियम का भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। जो इंडियंस के द्वारा इस चीज का विरोध किया गया। कारण क्या था? भारतीय चाहते थे कि इस अधिनियम में स्वशासन जैसी जो शब्द है वो दिखना चाहिए। स्वशासन जो आपके पास एक शब्द है वो यहाँ पे दिखना चाहिए, क्लियर है? सही ये चीजें, है ना? स्वशासन जो आपके पास एक घटना या एक शब्द है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्वशासन, क्लियर है? स्वशासन, देखो स्वशासन का मतलब होता है खुद का शासन। भारतीय ऐसा चाहते थे कि ये हमारा देश है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा घर है, इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो इस तरह से बनने चाहिए कि यहाँ पे जो कुछ पोस्ट हैं उसमें भारतीय भी इन्वॉल्व होने चाहिए। तो वो यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे थे? स्वशासन की डिमांड कर रहे थे कौन? भारतीय। तो इन्होंने इस अधिनियम का जोर शोर से विरोध करा भारतीयों ने। उसके बाद यहाँ पे इस अधिनियम के तहत जो विरोध हुआ उसका एक अल्टरनेट निकाला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बोला अभी के लिए आप इन चीज़ों को ऐसे चलने दो, अब इस पूरे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को 10 साल बाद रिवाइज किया जाएगा, कि मतलब 10 साल बाद इसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो 10 साल बाद इसमें परिवर्तन किए जाएंगे। तो थोड़े टाइम के लिए भारतीय थोड़े शांत रहे। बाद में जो सिचुएशंस थी वो कुछ खराब होती चली गई। जैसे सिचुएशन खराब हुई तो 1927 में आपके पास सर जॉन साइमन की बात करी जाती है। एक अधिकारी जो ब्रिटेन गवर्नमेंट के थे या ब्रिटिश थे, नाम था सर जॉन साइमन। क्या नाम था? सर जॉन साइमन। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उसको भारत भेजा गया। कब की बात करी जा रही है? 1927 में आपके पास क्या हुआ था? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को भारत भेजा गया। भारत क्यों भेजा गया? क्योंकि यहाँ पे पहले इन्होंने कमिटमेंट करके रखी थी कि हम 10 साल बाद
बोला इस पूरे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को रिवाइज करेंगे, पर यहाँ पे सिचुएशंस कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तो 10 साल से पहले ही उनको 2 साल पहले 1927 में अपनी एक कमेटी बनानी पड़ी। पर जैसे ही साइमन कमीशन जब भारत आता है तो यहाँ पे पूरे भारत में इसका विरोध होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मानना था भारतीयों का, बोला ये जो कानून बनाने वाले हैं, ये जो कानून में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में परिवर्तन करने वाले हैं, वो भारतीयों के लिए आपके पास अधिनियम बनाया जाएगा। और यहाँ पे इस साइमन कमीशन की जो कमेटी थी उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसी चीज़ का विरोध हुआ। यहाँ पे आप पढ़ते हो कि जो हमारे लाला लाजपत राय, जो स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है ना, उनकी यहाँ पे उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है और उनकी 1 महीने बाद मृत्यु भी हो जाती है। ये सारी चीज़ें क्लियर थी। तो अब सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल थी। अब देखो यहाँ पे जब मैं 1927 के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो जो एक सचिव की पोस्ट बनाई थी, उस पोस्ट पे आपके पास थे लॉर्ड वर्कन। जो सचिव की एक पोस्ट बनी हुई थी उसके ऊपर आपके पास कौन बैठे हुए थे? लॉर्ड वर्कन। लॉर्ड वर्कन ने भारतीयों को यहाँ पे चैलेंज करा, भारतीयों को यहाँ पे चैलेंज करा। क्यों? क्योंकि भारतीय मान नहीं रहे थे। साइमन कमीशन आया, उसको वापस जाना पड़ा था। क्लियर है? तो यहाँ पे भारतीयों को चैलेंज करा, बोला आप में अगर वो क्वालिटीज हैं तो क्यों ना आप खुद ही अपना एक कानून, अपना एक संविधान तैयार कर लो। क्लियर है? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिटिश लोग थे ना, ब्रिटिश लोग पूरी पृथ्वी में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वो सोचते थे कि हमारी तरह इस दुनिया में कोई और है नहीं, और जो हम काम करते हैं वो पूरी दुनिया के हित में या पूरी दुनिया के फायदे के लिए करते हैं। तो उसी के लिए उन्होंने यहाँ पे एक चैलेंज रखा भारतीयों के सामने, और उस चैलेंज को स्वीकार करा मोतीलाल नेहरू ने। किसने करा? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पे उस चैलेंज को स्वीकार करा। मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। और इन्होंने 1928 में अपनी रिपोर्ट लॉर्ड वर्कन के पास सौंप दी थी, और उसमें क्या था? स्वशासन। स्वशासन के ऊपर पूरा यहाँ पे ध्यान दिया गया था। स्वशासन, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्वशासन का अर्थ होता है खुद का शासन, और भारतीयों के लिए कुछ अच्छे अच्छे अधिकारों की यहाँ पे बात करी गई थी। जैसे ही ये रिपोर्ट लॉर्ड वर्कन के पास जाती है, ब्रिटिश लोगों के पास जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाती है, तो उस रिपोर्ट को यहाँ पे खारिज कर दिया जाता है। क्योंकि भाई हम भारतीयों अपना फ़ायदा चाहते थे, हम इनके जो गुलामी थी वो नहीं पसंद कर रहे थे, और वो ऐसा नहीं चाहते थे कि नहीं हमारे हाथ से भारत निकल जाए। तो इसकी रिपोर्ट जो थी मोतीलाल नेहरू जी की, जिन्होंने एक अपने आधार पे पहली बार भारतीयों में से किसी ने अपना संविधान बनाया था, नाम था मोतीलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये खारिज कर दी गई। चीज़ें क्लियर है? फिर क्या हुआ? फिर ये जो एक चिंगारी थी ना, कि आज़ादी की जो चिंगारी थी वो और यहाँ पे अपनी जो चरम सीमा है उसको पकड़ने लगी। अब टाइम बीता चला और टाइम आ चुका था 1935। 1935 में एक तरह से जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को एक तरह से झुकना पड़ा, इंडिया के भारतीयों के समक्ष उनको झुकना पड़ा। क्यों? देखते हैं। अभी 1935 में एक और अधिनियम आया जिसको बोल जाता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ोगे ना तो तब आपको सब समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अभी मान सकता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आ रही होगी इसमें, पर आप पेशेंस रखिए, चीज़ों को आगे चलने दीजिए। फिर तब जब आप इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर बैठोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। जब भारत सरकार अधिनियम आया, ये भारतीयों को शांत करने के लिए था कि भारतीयों को अपने साथ रख के हम यहाँ पे रूल करें, अपना जो ट्रेड था उसको यहाँ पे प्रॉपर करते रहें, और जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उनको भी आस्ता आस्ता मजबूत करते चले। तो यहाँ पे इस अधिनियम में भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया गया, ब्रिटेन की तरफ से एक कानून बना दिया गया। इसको संविधान भी बोल सकते हो भारतीयों के लिए, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश लोगों के द्वारा। इस संविधान में 321 अनुच्छेद रखे, प्लस 10 आपके पास अनुसूचियां रखी जिसको आप शेड्यूल्स बोलते हो, और 14 भाग रखे गए, 14 पार्ट्स रखे गए। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। 321 आर्टिकल्स रखे गए थे और 10 शेड्यूल्स थी और 14 पार्ट्स थे। इन सब में
जो भारतीय थे, भारतीयों के अधिकारों को देखते हुए कानून व्यवस्था रखी गई थी। क्लियर है चीजें। अब देखो होता क्या है, अब देखो अब आपको पता चल चुका होगा कि संविधान का इतिहास कैसे चल रहा है। संविधान के इतिहास में ब्रिटिश लोगों का एक अहम रोल देखने को मिला, क्योंकि ब्रिटिश लोग 1600 ईस्वी से यहाँ पे काम कर रहे थे और वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के तहत, एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस के तहत भारत में अपनी जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम दे रहे थे। हमने 1600 ईस्वी से स्टार्ट करा, 1935 के आसपास पहुंच गए हैं। एक ऐसा टाइम आ गया 1928 में कि लॉर्ड बर्कर ने खुद कह दिया कि आप अपना संविधान बनाओ। बनाया, भारतीयों ने बनाया, और उसमें से आपके पास कौन थे? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे। पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश कभी नहीं मानता था कि नहीं भाई इंडिया को वो सारे राइट्स दी जाए जो कि उनको चाहिए। बाद में उनको झुकना पड़ा, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। 1935 और 47 में कितना फर्क है? 10 साल बच गए ना हमारी आज़ादी के लिए, 12 साल। हाँ, तो वो सोच लो ये कौन सा टाइम था। इस टाइम उनको झुकना ही पड़ा था। तो उस टाइम बहुत सारे आपके पास ऐसे कानून रखे गए जिसमें भारतीयों की जो इच्छाएं थी वो पूरी हुई, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए और यहाँ पे काम करने लगे थे। अब जी आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर। देखो अब होता क्या है, ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, ये बोला जाता है भारतीयों, जो अभी भारतीयों के द्वारा जो बनाया गया संविधान है ना, ये तो संविधान बनाना पर किसने बनाया? ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया है। ये ब्रिटेन ने बनाया है, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बनाया है यहाँ पे। ये क्लियर है। पर अब आगे जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का मतलब होता है कि भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान। वो बनता है 1946 से बनना स्टार्ट होता है, 1950 में बन के तैयार, 1949 में बन के तैयार होता है, 50 को लागू होता है। क्लियर है। तो देखो जब हमारा भारतीय संविधान बनता है ना, उस भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो इस एक्ट का ज़्यादा रोल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है जो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे शेड्यूल्स और बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो भारतीय संविधान में एज इट इज़ रख दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे कानून थे उनको वैसे ही उठाया और यहाँ पे डाल दिया है मैक्सिमम को। क्लियर है चीज़ें। तो ये आपके पास कुछ भारतीय संविधान का इतिहास था। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये जो संविधान है वो बना है। अभी तो भारतीय संविधान का इतिहास हुआ, उसके बाद हमारा होगा जो टॉपिक बनेगा कि भारतीय संविधान को जब बनाया गया तो उसके पीछे आपके पास क्या रीजंस थे और क्या क्या प्रोसेस हुई, क्या चीज़ें घटी और कितना आपके पास संविधान है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, वो आगे के हम लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी और आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कुछ खास नहीं, एक बार पूरा जो हमारा टॉपिक है उसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। 2 लेक्चर्स हमारे पॉलिटी के बढ़िया से हो चुके हैं। फर्स्ट तो आपके पास इंट्रोडक्टिव पार्ट था। क्लियर है। अब देखते चलो हुआ क्या। मैं सीधी सी बात बताता हूँ। हमारा जो टॉपिक है, रियलिटी में जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राज व्यवस्था। और भारतीय राज व्यवस्था हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? भारतीय संविधान में। ये संविधान बना कब है? भारतीय संविधान याद रखना 1946 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, 1949 में बन के तैयार हुआ और इसको लागू जो किया गया था 1950 में। क्लियर है। और है क्या ये संविधान? ये कुछ खास नहीं है, ये एक कानून की पुस्तक है। कानून की पुस्तक है। इसी कानून की पुस्तक को नज़र में रख के जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट्स, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, जितने भी राष्ट्रपति आते हैं वो इसी को देख के काम करते हैं। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। मैं कल के दिन प्रधानमंत्री बन जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं देश का प्रमुख नागरिक बन चुका हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को संविधान का पालन करना पड़ेगा। उसी चीज़ की हमें शपथ दिलाई जाती है। बोलते हैं ना शपथ लो, शपथ लेते हैं ना जो मिनिस्टर लोग से होते हैं, वो इसी चीज़ के लेते हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे। तो देखो अब ये हमारा टॉपिक था। तो ये जो संविधान बना है ना, संविधान जो बना है वो कैसे बना है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, वो ही हमने इन 2 लेक्चर्स में पढ़ा है। हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 1600 में आपने क्या देखा, एक शुरुआत की गई थी ब्रिटेन गवर्नमेंट की कि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट के तहत भारत में
उनको यहाँ पे भेजा जा रहा था और वो अपना कामकाज कर रहे थे। 1726 में देखा, ये 1726 में लिखा है ना, 1773 मैंने यहाँ पे लिखा, 1784 लिखा पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे 1833 की बात करी, उसके बाद हमने यहाँ पे 1858 की बात करी, उसके बाद हमने डायरेक्ट 1909 की बात करी, 1919 की बात करी और लास्ट में हमने किसकी बात करी, 1935 की बात करी। भैया ये क्या हुआ, इन तिथियों में एक अधिकार मिलता जा रहा था, एक परमिशंस मिलती जा रही थी एक लेटर में, क्लियर है ना। और लास्ट में तो हमने देखा कि गवर्नर खुद ही चाहता था कि भारत के लिए कोई संविधान बन जाए। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए भारतीयों के मन में भी ऐसी विचारधारा आ चुकी थी कि भारत के लिए भी कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत जो यहाँ की जनता है वो कभी शोषित ना हो, मतलब उनका कभी शोषण ना हो। उसी के लिए आपके पास भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अब कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। तो आज के लिए काफ़ी है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए क्या है, अगर आप चाहते हो कि नीव इंस्टीट्यूट के साथ आपको जुड़ना चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 9459802085 पे। क्लियर है जी। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।